नमस्कार, मैं हूं राजन पांडे और आप देख रहे हैं आर तूफान न्यूज। जैसे आप लोगों से वादा था कि जब सोनाली पराशर घर पे आएंगी तो उनका एक लाइव इंटरव्यू होगा। घर में शादी का माहौल था, उसको पूरा करने के बाद आज 10 मिनट का समय इनसे लिए हुए हैं। आज किसी और विषय पे चर्चा न, बस जैसे मेरा वादा रहता है कि मेरे चैनल पर हमेशा शिक्षा से जुड़ी चीज़ें आपको बताएंगे। सोनाली पराशर बताएंगे कि इन्होंने कैसे इस पद को हासिल किया, क्या क्या पढ़ाई होगा। इस वीडियो को आप देखिए और अपने बच्चों को निश्चित दिखाइए ताकि वह भी इस तैयारी कर सके। पोता, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। प्रणाम। खुश पोता, यह बात बताइए कि जैसे पिछले इंटरव्यू में आपने बताया था अपने प्रारंभिक शिक्षा के बारे में, शिक्षा शुरुआत कहाँ से किया आपने? शिक्षा की शुरुआत मेरी यहाँ अलीराज में ही हुई है। मैंने यहाँ से 10th किया था सरस्वती विद्या मंदिर से, जो कि एफिलिएटेड था सरस्वती विद्या मंदिर बेतिया से। फिर मेरा 12th हुआ है यही मोतिहारी में MS मेमोरियल पब्लिक स्कूल से। उसके बाद मैंने 1 साल का ड्रॉप लिया था, पटना से IIT JEE के लिए प्रिपेयर किया था, बट चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई। फिर मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन के लिए एडमिशन लिया। लगभग 3-4 महीने वहाँ क्लास करने के बाद मुझे लगा कि शायद ये वो नहीं है जो मुझे चाहिए। फिर मैंने BTech में एडमिशन लिया लखनऊ बाबू बनारसी दास। वहाँ से मेरा BTech हुआ 4 साल सिविल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैं दिल्ली चली गई थी। मैंने फिर अपनी प्रिपरेशन फेज़ मेरा वहीं स्टार्ट हुआ और वहीं ख़त्म भी हुआ। उसके बाद फिर मैं अभी घर पे आई हूँ। आपने जो पद हासिल किया इसके लिए तो आपको सबसे पहले बहुत बधाई। और दूसरी बात होता है कि अगर किसी और विद्यार्थी जो पढ़ रहे हैं, इंटर कर रहे हैं या मैट्रिक कर रहे हैं, उनके लिए यहाँ तक पहुँचने की किन किन विषयों को पढ़ना होगा और कहाँ तक पढ़ाई करने के बाद इसका तैयारी कर सकते हैं, इसको डिटेल से बताइए ताकि आपके पीछे जो आपके गांव से, आपके समाज से जो बच्चे हैं, आपको अपना आइडियल मान के मार्गदर्शन आपसे ले सके और आगे बढ़ सके। जो भी 10th में है उनको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से आप 12th कीजिए। मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है तो मैं हमेशा साइंस ही प्रेफर करूँगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि साइंस और मैथ से एटलीस्ट आपका 12th तक होना ही चाहिए। इससे क्या है कि आपकी चीज़ें थोड़ी शार्प होती हैं। उसके बाद 12th के बाद आप या तो आर्ट्स ले सकते हैं या फिर आप BTech कर सकते हैं, ये आपके पे है। या आप बायोलॉजी, डॉक्टर, या जैसे मेरा कज़न है, मेरा छोटा भाई निश्चय पराशर, वो यहाँ PMCH पटना में ही है, तो उसका बायो था 12th में। तो ये आपके पे है कि आप 12th में क्या ले रहे हैं। उसके बाद अकॉर्डिंगली आप अपना ग्रेजुएशन जो है 3 या 4 साल में जो भी होता है तो आप वो कीजिए। मेरा 4 साल का BTech था तो मैं तो वही प्रेफर करूँगी। उसके बाद क्या है कि BPSC, जैसे आपको एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है तो BPSC का हर साल नोटिफिकेशन आते ही रहता है। आप उसके लिए एक सिलेबस, प्रॉपर सिलेबस उसका प्रिंट आउट कराइए, उसको अपने टेबल पे चिपकाइए। पहले तो आप सिलेबस से गो थ्रू होइए कि सिलेबस में क्या क्या चीज़ें हैं। नॉर्मली क्या होता है कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें सोचते हैं कि ये बुक पढ़ लेना है, वो बुक पढ़ लेना है, और सिलेबस क्या है ये हमें आइडिया नहीं होता है सिलेबस में है क्या। तो पहले तो आप सिलेबस से गो थ्रू हुई, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर्स देखिए। प्रीवियस ईयर पेपर से आप एक मोटा मोटा आइडिया ले लीजिए कि मतलब पेपर में क्या पूछ रहा है, क्या डिमांड है। आपको एग्ज़ाम के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए एग्ज़ाम में बैठने से पहले, जैसे कि सिलेबस, उसका प्रीवियस ईयर पेपर, उसकी मार्किंग स्कीम क्या है, जैसे कि पर क्वेश्चन सही होने पे आपको कितने मार्क्स मिल रहे हैं और गलत होने पे कितने मार्क्स मिल रहे हैं। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी है आपके लिए। तो ये सारी चीज़ें आपकी पहले से क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद आप प्रिपरेशन में लग जाइए। आपने जो पद हासिल, उस पद का पूरा नाम बताइए। जी, पहले तो 31 मार्च को मेरा रिजल्ट आया था। BPSC के थ्रू मेरा सिलेक्शन हुआ था सहायक लोक स्वच्छता एवं अपशिष्ट प्रबंधन पदाधिकारी, और उसकी ट्रेनिंग मेरी गया में चल रही थी, जो अभी 26 नवंबर को ख़त्म हुई है। ट्रेनिंग के दौरान ही मेरा एक और रिजल्ट आया, सहायक अभियंता सिविल इंजीनियरिंग, जिसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन BPSC ऑफिस में हो चुका है, और उसका एक और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है डिपार्टमेंट की तरफ से। मेरे डिपार्टमेंट का नाम नगर विकास एवं आवास विभाग है, और उसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद उसकी ज्वाइनिंग एक्सपेक्टेड है कि March-April तक आएगी। तब तक मैं इसी पद पे हूँ, और मेरी पोस्टिंग बेनीपुर नगर परिषद में, दरभंगा के पास है, दरभंगा जिला। जहाँ तक मैं जानता हूँ आपके पिताजी भी सिविल इंजीनियर हैं और आपने अपने पिताजी के नक्शा कदम पे, उनके मार्गदर्शन देवे आप भी सिविल इंजीनियरिंग पे पहुँची हैं। यहाँ पे आके आपके पिताजी के कामों और आपके कामों में कितना अंतर हो जाता है? जी देखिए, मेरे पिताजी सिविल इंजीनियर हैं, और सबको ऐसा लगता है कि मैंने उनकी वजह से ये लिया। उनको भी ऐसा लगता था कि मैंने उनकी वजह से लिया। वो ये नहीं चाहते थे कि मैं इस फील्ड में आऊँ।
क्योंकि वो ऑलरेडी इस फील्ड में है और ये समझते हैं कि लड़कियों के लिए सिविल इंजीनियरिंग थोड़ा हार्श हो जाता है। तो उन्होंने काफ़ी कन्विंस करने की कोशिश की अपने माध्यम से और अपने मित्रों के माध्यम से कि मैं कोई और ब्रांच ले लूँ, जैसे कि CS हो गया, IT हो गया, इस ब्रांचेज में लड़कियाँ ज़्यादा हैं। लेकिन लास्टली मेरा मन था तो उन्होंने ज़्यादा फोर्स नहीं किया और मैंने इसी से किया। जहाँ तक काम की बात है तो काम में हमारे कोई डिफरेंस नहीं है। सिविल इंजीनियरिंग वो भी एक अच्छे पोस्ट पे थे, यहाँ चकिया में ही पोस्टेड थे, तो काम तो हमारा बेसिकली वही रहता है। बस एक चैनलाइज्ड प्रॉपर वे में हो गया कि मैं BPSC के थ्रू गई हूँ, मेरी पोस्ट गस्टेड है और थोड़ा सा डिपार्टमेंट का डिफरेंस है। वो एजुकेशन डिपार्टमेंट में थे और मैं नगर विकास एवं आवास विभाग में हूँ। तो बस काम तो सिविल का वही होता है, काम तो आपको कंस्ट्रक्शन का ही कराना है, बस डिपार्टमेंट का थोड़ा बहुत अंतर है और कार्य करने का जो तरीका है उसमें थोड़ा अंतर है। तो आपके पिताजी बहुत सारे प्रखंडों में जा के स्कूल बनवाते थे, उसका वो डिजाइन बनाते थे। जी आपका काम क्या होगा, शहर में बनवाना? जी, हमारा डिपार्टमेंट ये नगर विकास एवं आवास विभाग, तो ये इससे ही क्लियर है कि हमारी पोस्टिंग हमेशा सिटी में ही होगी। सिटी को लेके जितनी भी स्कीम्स आएंगी उससे रिलेटेड, जैसे सैनिटेशन से लेके बिल्डिंग से लेके जितनी भी चीज़ें एक सिटी को डेवलप करने के लिए होंगी वो सारे हमारे अंडर ही हैं और हमारी पोस्टिंग हमेशा सिटी में होगी क्योंकि नगर विकास है। तो और ये डिपार्टमेंट ज़्यादा पुराना नहीं है बिहार में, क्योंकि स्थिति ऐसी है नहीं, इतने ज़्यादा नगर थे नहीं, तो ये डिपार्टमेंट 2020 में ही बना है। बाकी सारे राज्यों में ये थोड़ा पुराना है लेकिन हमारे बिहार में बिल्कुल नया है। ये लोग जो बच्चा लोग सोचता है कि हम इंटर करने के बाद सिविल इंजीनियरिंग की तैयारी करें या ग्रेजुएशन करने के बाद, आपने जो परीक्षा दिया जी। तो इंटर करने के बाद दे सकते हैं या ग्रेजुएशन करने के बाद? नहीं, ये परीक्षा की योग्यता जो है वो आपका सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए, BTech 4 साल का जो होता है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से, भारत के किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से। तो क्या है कि वो तो आप 12th करेंगे, उसके बाद 4 साल BTech करेंगे, उसके बाद ही दे सकते हैं। ये आर्ट्स वाले बैकग्राउंड के लिए नहीं है आपका। हाँ जी, आपका BTech ही होना चाहिए। अब जैसे लड़का लोग कोई पॉलिटिकल साइंस से या कुछ ग्रेजुएशन करते हैं उनके लिए नहीं हो सकता? नहीं, ये पद का नाम ही सहायक अभियंता है। उनके लिए BPSC के थ्रू एक और वैकेंसी आती है जो सबको पता ही होगा, हर साल आती है BPSC 69, 78 करके। तो आप वो फॉर्म डाल सकते हैं, आप उसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। वो प्रॉपर लॉ एंड ऑर्डर से डील करता है। अपने समाज में पढ़ रहे बच्चों को इस आधुनिक युग में जो इंस्टाग्राम, फेसबुक या इत्यादि, अब तो ट्विटर जो एक से बन गया, उसके पीछे जो लोग पड़े रहते हैं और बच्चे कुछ लोग पैसे के अभाव में बोलते हैं कि मैं नहीं पढ़ पा रहा हूँ, उनके लिए आप क्या कहिएगा, उनका मार्गदर्शन कैसे कीजिएगा? देखिए, टेक्नोलॉजी एक तरह से बून है और एक तरह से बहुत गलत चीज़ भी है। डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरह से यूज़ कर रहे हैं। मेरे हिसाब से मैं कभी फेसबुक, इंस्टाग्राम, इंस्टा पे तो मेरा अकाउंट भी नहीं है। फेसबुक मैंने लास्ट टाइम 2015 में यूज़ किया। तो मेरा ऐसा है कि अब मैंने यूज़ किया, इसका मतलब ये नहीं है कि आप भी ऐसा ही करें। ये सबके लिए होता है। मेरे हिसाब से आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा। आप बिल्कुल कोई प्लेटफॉर्म छोड़ भी नहीं सकते हैं। बहुत सारी काम की चीज़ें भी आती हैं। तो ये आप पे है कि आप अपनी पढ़ाई के समय निर्धारित करें। उसके अलावा आप अपना कुछ लीजर टाइम निकालें, उसमें थोड़ा बहुत यूज़ कर सकते हैं। एकदम एडिक्टेड नहीं होना है कि मतलब हर एक मिनट पे चेक कर रहे हैं या हर फेसबुक का हर पोस्ट देखना है। बहुत सारी बेकार चीज़ें भी होते हैं। तो आप अपने हिसाब से कोई एक प्लेटफॉर्म चूज़ कर सकते हैं और उसी को यूज़ करें। मेरे हिसाब से हर प्लेटफॉर्म पे होना ज़रूरी नहीं है। देखिए, एक सफल इंसान जो मार्गदर्शन कर सकता है शायद कोई नहीं कर सकता। तो सोनाली ने बताया कि इनका इंस्टा पे कोई अकाउंट नहीं है, एक्स नहीं चले, ट्विटर एक्स नहीं चलाती है। ट्विटर पे मेरा अकाउंट है, चित्रा पराशर। पहले तो मैं बता दूं कि मेरा नाम चित्रा पराशर है, बट गांव में लोग सोनाली नाम से ही जानते हैं। तो ऐसा है कि ट्विटर तो है मेरा अकाउंट, फेसबुक नहीं है। मैंने लास्ट टाइम 2015 में यूज़ किया था। इंस्टा पे मेरा कोई अकाउंट नहीं है, सिर्फ ट्विटर है। ट्विटर मैं यूज़ करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो होराइजन है, मेरी नॉलेज है, वो वहाँ से ब्रॉडन होती है। तो ट्विटर तो मैं यूज़ करती हूँ। ट्विटर यूज़ करती हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करती हैं। लास्ट 15 में इन्होंने फेसबुक छुआ था, उसके बाद से नहीं करती है। तो इन्होंने जैसे बताया कि आप एक बैलेंस लेके चल सकते हैं और कुछ चीज़ अच्छी है तो कुछ बुरी है। तो अच्छाई चीज़ों को अपनाना थोड़ा मुश्किल ज़रूर होता है बच्चों के लिए। जैसे इन्होंने बताया कि पढ़ाई के लिए क्या ग्रेजुएशन आपका बीटेक होना चाहिए, आप आर्ट्स लेकर के इस पद तक नहीं जा सकते हैं। इन्होंने शुरुआती पढ़ाई भी गांव से ही की। मैंने इनको पढ़ते हुए देखा था, साइकिल से स्कूल जाते देखा था। कुछ और बातें पूछते हैं कि अपने पढ़ाई का जो है इस पद पे जाना, इनके माता पिता और गांव वाले या फिर इनके समाज के रिश्तेदार वो क्या सपोर्ट रहा, इसके बारे में जरूर बताइए। जहाँ तक सपोर्ट की बात है, मैं इसका श्रेय अपनी मम्मी और पापा को देना चाहूँगी। घर में हमारा एनवायरनमेंट बहुत अच्छा रहा। दोनों ही लोग हाईली एजुकेटेड हैं।
और उन्होंने ये बात हमारे दिमाग में पहले से ही डाल दी थी कि पढ़ाई को कोई बीट नहीं कर सकता है। कोई फिनेंशियली कितना भी स्ट्रांग हो, किसी का कैसा भी बैकग्राउंड हो, वो एक लेवल पे पहुंचने के बाद सब बराबर हो जाता है। और मुझे जो भी फैसिलिटी मिली, सारी जो एक स्टूडेंट को मिल सकती थी वो सारी मिली। मैं जहाँ भी रही, मैं भारत के अलग अलग जगहों पे रही हूँ। मतलब मैं पटना भी रही हूँ, मुजफ्फरपुर रही हूँ, और मैं दिल्ली भी रही हूँ, लखनऊ भी रही हूँ। तो जो फैसिलिटी मुझे मिल सकती थी, मेरे पापा ने मुझे सब कुछ प्रोवाइड किया, और बहुत मुझ पे बहुत फेथ दिखाया उन्होंने कि मैं ज़रूर अच्छा करूँगी। टाइम तो लगता है और बहुत पेशेंस चाहिए होता है, और उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया थ्रू आउट। मम्मी और पापा, मेरे भैया हमेशा, वो भी मेरी वजह से कि कहाँ जा रहे हो, तो उनको भी काफ़ी दिक्कत होती थी क्योंकि सिक्योरिटी को लेके थोड़ा सा इशू रहता है। फैमिली है तो वो सोचेंगे ही, तो वो भी बेचारे यहाँ छोड़ने जाना है, वहाँ छोड़ने जाना है, ये चीज़ मैनेज करनी है ताकि कोई दिक्कत ना हो। तो बस अब थोड़ा अच्छा लग रहा है कि हाँ फाइनली हो गया है, तो अब सब थोड़ा निश्चिंत है और खुश हैं। वो तो है। हमारे गांव खजुरिया पंचायत बहादुरपुर का सम्मान बढ़ाए, हमारे ब्राह्मण समाज का मान सम्मान और सर ऊंचा करने के लिए, और उन माता पिता को खासकर जो अपने बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, बेटी होने पे अफसोस जताते हैं, उनके गालों पे करारा तमाचा लगाई हैं सोनाली चित्रा पराशर जी, मेरी पोता इसलिए कहता है। और जहाँ तक शिक्षा की बात करें तो इनके बाबा जी दादी माँ भी शिक्षक थे, इनके नाना जी जीएम थे, तो इन सब शिक्षा का परिवार तो इनका हमेशा से रहा है। और हमारे चैनल के लिए इतना समय दी, पोता आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। हम महादेव से प्रार्थना करेंगे कि आप और इसमें और ऊंचे पद तक, इसमें जो आगे स्टेट पद और क्या क्या पद होता है आप बेहतर जानते हैं, आप वहाँ तक पहुँचे, ऐसा मेरा महादेव बाबा सिंहेश्वर से प्रार्थना। जी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा कि आप घर पे मिलने आए, और हाँ थोड़ा सा बिजी शेड्यूल था क्योंकि कल पोस्टिंग लोकेशन पे निकलना। धन्यवाद। एक और थोड़ा वादा करते जाइए हमारे दर्शक से कि फिर किसी बच्चों को परेशानी होगा तो 6 महीना 1 साल बाद जब भी आप घर पे आएंगे 5-10 मिनट समय हमारे चैनल के लिए जरूर दीजिएगा। जी बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। आप जब भी मैं घर आती हूँ आप आइए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लोग मैसेज करते हैं अपने पढ़ाई को लेकर के, जैसे कुछ दिन पहले असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर चयनित बशीर खान जी का इंटरव्यू हुआ था, उनसे जिनका प्रश्न है, सोनाली जी से जिनका कुछ प्रश्न हो सकता है पढ़ाई को लेकर के, मैं उन प्रश्न को मेरे पास भेजिए। जैसे सोनाली दोबारा गांव में आएंगी, इनके या फोन के माध्यम से मेरा प्रयास होगा कि आपके सवालों का जवाब दें। देखते रहिए आर तूफान न्यूज। नमस्कार।